Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture 3 of multivariable calculus. In our previous lecture, we have discussed about distance formula for the points, distance in 3 space, spheres, interpreting equations and inequalities. Now, in this lecture, we are going to discuss about dot product of vector, cross product of a vector. In dot product we will be discussing about decomposition into orthogonal components and projection of a vector, and in cross product of a vector we will be discussing about the properties of the vector. Now, decomposing vectors into orthogonal vector, ठीक है, अगर हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को डिकम्पोज करना है. इन मैनी applications it is desirable to decompose a vector into a sum of two orthogonal vectors with convenient specified directions. For example, figure below shows an inclined plane the downward force F that gravity exerts on the block can be decomposed into sum F equals to F1 plus F2. Suppose that E1 and E2 are two orthogonal unit vectors in two space, and suppose that we want to express a given vector V as a sum V equals to W1 plus W2. देखिए बच्चे, अगर आपके पास एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, लेट्स सपोज कि अगर मैं ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर देखती हूँ तो ये आपके पास एक डाउनवर्ड फोर्स F है जो दैट ग्रेविटी एक्सर्ट्स ऑन द ब्लॉक. तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिकम्पोज कर सकते हैं, एक अलोंग दिस इंक्लाइन प्लेन F1 और एक ये जो है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये आपके पास F2 आ जाएगा. तो कोई भी आपके पास एक वेक्टर हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको दो वेक्टर्स के सम में हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं. कैन बी डिकम्पोज्ड, F कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू सम मींस कि F कैन बी रिटन एज F इक्वल्स टू F1 प्लस F2. Suppose E1 and E2 are two orthogonal unit vectors. अब E1 is a unit vector basically along F1 and E2 is the unit vector along F2, और ये दोनों जो हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं. यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 और नॉर्म ऑफ E1 इज इक्वल्स टू 1 एंड नॉर्म ऑफ E2 इक्वल्स टू 1. अब देखिए, एंड सपोज दैट वी वांट टू एक्सप्रेस अ गिवन वेक्टर. अब ये तो मैंने आपको फोर्स के साथ बता दिया था ना, अगर F हो तो उसको हम दो कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं F1 प्लस F2 की फॉर्म में. अब लेट्स सपोज कि अगर आपके पास कोई और वेक्टर है एंड वी वांट टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ सम, तो मैं लिख सकती हूँ V इक्वल्स टू W1 प्लस W2. ठीक है, सो दैट W1 is a scalar multiple of E1 and W2 is a scalar multiple of E2. That is, we want to find scalars K1 and K2 such that, अब देखिए W1 जो है वो स्केलर मल्टीपल है E1 का. अब स्केलर मल्टीपल का क्या मतलब है कि कोई भी उसके साथ स्केलर मल्टीपल, जैसे यहाँ पे K1 है इसका स्केलर मल्टीपल और E2 के लिए हम K2 यूज करेंगे, तो W1 की जगह हमने K1 E1 लिख देना है प्लस W2 की जगह K2 E2 आ जाएगा. बेसिकली आपके पास V क्या है, V इक्वल्स टू W1 प्लस W2. द वैल्यू ऑफ W1 इज K1 E1 एंड द वैल्यू ऑफ W2 इज K2 E2, क्योंकि हम कह रहे हैं कि W1 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ E1 एंड W2 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ E2, यानी कि W1 इक्वल्स टू, कोई मैं एक स्केलर मल्टीपल लगाऊंगी ऑफ E1, यानी कि W1 इक्वल्स टू K1 E1 एंड W2 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ E2 का मतलब है W2 इक्वल्स टू सम स्केलर मल्टीपल दैट इज K2 और E2 आ गया. अभी आपके पास जो ओरिजिनल आपने वेक्टर इक्वेशन लिखी थी W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 की फॉर्म में, वो द वैल्यू ऑफ W1 इज K1 E1 एंड द वैल्यू ऑफ W2 इज K2 E2. ठीक है, हमारे पास W1 की वैल्यू K1 E1 है और W2 की वैल्यू हमारे पास K2 E2 है. नाउ अब देखिए इसमें जो अननोन्स हैं वो K1 और K2 है. वी कैन फाइंड K1 बाय टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ V
with E1 this yields। अब देखिए K1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस पूरी इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट ले लें E1 के साथ, और K2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस पूरी इक्वेशन का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद E2। तो वन इज डन फॉर यू। एक देखें E1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, V डॉट E1 इक्वल्स टू के E1 प्लस K2 E2 डॉट E1। तो E1 डॉट E1 जो है ये 1 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि बिकॉज E1 एंड E2 आर द यूनिट वेक्टर्स, और E2 डॉट E1 जो है वो 0 हो जाता है। जैसे I डॉट I हम करते हैं ना, वो 1 होता है, और I डॉट J जो होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से K1 इंटू 1, तो द वैल्यू ऑफ V डॉट E1 इज K1। यानी कि K1 की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, यहाँ पे जो K1 की वैल्यू है उसकी जगह V डॉट E1 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप इस पूरी इक्वेशन का, V वाली इक्वेशन का V इक्वल्स टू K1 E1 प्लस K2 E2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास K2 की वैल्यू V डॉट E2 आ जाएगी। ठीक है, इन दिस फॉर्मूला वी कॉल V डॉट E1 and V dot E2 the vector components of V along E1 and E2 respectively we call V dot E1 and V dot E2 the scalar component of V along E1 and E2। अब आपने ये याद रखना है कि E1 और E2 के जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, और E1 और E2 के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। E1 वेक्टर कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास है इन दिस फॉर्मूला वी कॉल V डॉट E1 इंटू E1 एंड V डॉट E2 इंटू E2 द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ V अलॉन्ग E1 एंड E2। अलॉन्ग E1 वेक्टर कंपोनेंट है और अलॉन्ग E2 वेक्टर कंपोनेंट है। ठीक है, और इसी तरह स्केलर कंपोनेंट्स अलॉन्ग E1 एंड E2 जो हैं वो क्या है आपके पास, V डॉट E1 एंड V डॉट E2। Now coming towards the next slide, देखिए the scalar component of V can be written in the trigonometric form as। अब देखें जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जब भी आपके पास कोई एक वेक्टर V होता है तो उसके कंपोनेंट्स जो हैं, उसके जो आपके पास, जैसे लेट सपोज दिस इज अ वेक्टर V, इस फिगर में आप लोग देखें जैसे ये वेक्टर आपके पास V है, इसका ये वाला कंपोनेंट आपका W1 है, और ये वाला जो है ये W2 है। हमने कहा था V इक्वल्स टू W1 प्लस W2। तो अलॉन्ग W1 जो है वो हमारा इसका जो आपने इसके साथ लिया है E1, और अलॉन्ग W2 जो है वो आपका इसके साथ E2 आ रहा है। ठीक है, वेयर E1 एंड E2 आर द यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये आपके पास W1 इज अलॉन्ग E1 इज अलॉन्ग W1 एंड E2 इज अलॉन्ग W2। अब देखिए अगर ये आपका वेक्टर है V और इसका जो मैग्नीट्यूड है या नॉर्म है वो आप नॉर्म ऑफ V लेंगे, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल जो है ये आपके पास नॉर्म ऑफ V आ गया। अब जो इसकी ये बेस है, अगर ये नॉर्म ऑफ V है तो ये नॉर्म ऑफ V cos थीटा बन जाएगी। दिस इज द एंगल थीटा विच द वेक्टर V मेक्स विद W1। तो अब देखें ये जो इसका ये वाला कंपोनेंट है नॉर्म ऑफ V cos थीटा आ जाएगा, और ये जो इसका परपेंडिकुलर वाला है ये दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के अलॉन्ग हम लोग क्या लेते हैं, नॉर्म ऑफ V साइन थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये जब आप इसका ये आपके पास हॉरिजॉन्टल जो है वो नॉर्म ऑफ V आ गया। ठीक है, ये और ये आपके पास जो है वो बेस, और ये आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर, और ये आपके पास जो है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये जो आपके पास वेक्टर V की जो लेंथ है ये आपके पास नॉर्म ऑफ V आ रही है। दिस इज योर वेक्टर V। ओके, और एंड द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर V इज नॉर्म ऑफ V। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस या कह सकती हूँ, या अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये कह सकती हूँ, या बेस के अलॉन्ग जो है वो इसका नॉर्म ऑफ V cos थीटा आ जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है वो नॉर्म ऑफ V साइन थीटा आ जाएगा। तो आप देखें V डॉट E1 जो है वो आपके पास
नॉर्म ऑफ वी कॉस थीटा आ जाएगा, एंड वी डॉट ई टू जो है वो नॉर्म ऑफ वी साइन थीटा आ जाएगा. दीज आर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वी एंड दैट कैन बी रिटन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म. देखिए अभी मैंने पिछली स्लाइड में यही आपको बताया था कि स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वी अलोंग ई वन एंड ई टू, स्केलर कंपोनेंट्स जो वी के हैं वो वी डॉट ई वन है और वी डॉट ई टू है, ये याद रखना है. और वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वी जो हैं वो क्या है, वी डॉट ई वन इंटू ई वन एंड वी डॉट ई टू इंटू E2. ठीक है, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ V आर V डॉट E1 which is along E1 and V dot E2 which is along E2. ये इसके स्केलर कंपोनेंट्स. अगर हमने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म cos थीटा या sin थीटा की फॉर्म में लिखना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ V cos थीटा. यहाँ आप फिगर से देखें, ये इसका आपके पास ये वाला E1 के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहा है, E1 के अलोंग जो है नॉर्म ऑफ V cos थीटा आ जाएगा और E2 के अलोंग नॉर्म ऑफ V sin थीटा आ जाएगा. ठीक है, नॉर्म ऑफ V sin थीटा. दिस इज अलोंग E1 एंड दिस इज अलोंग E2. दिस इज द स्केलर कंपोनेंट. दीज आर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ V इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म. और इसी तरह अगर यहाँ लिखेंगे तो V डॉट E1 की जगह से यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के लिख लेंगे, नॉर्म ऑफ V cos थीटा E1 आ जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के लिख लेंगे, नॉर्म ऑफ V sin थीटा E2 आ जाएगा आपके पास. ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जो हमने स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ V अलोंग E1 एंड E2 किए हैं एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ V अलोंग E1 एंड E2 किए हैं. देखिए दिस इज V गिवन टू यू. V क्या है हमारे पास, ब्रैकेट नोटेशंस में गिवन है, 2,3 की फॉर्म में है. E1 इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2 एंड E2 इक्वल्स टू -1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2. ठीक है, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ V अलोंग E1 एंड E2 एंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ V अलोंग E1 एंड E2. ठीक है, स्केलर कंपोनेंट्स के लिए मैंने आपको कहा था कि द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ V अलोंग E1 एंड E2 आर V डॉट E1 V डॉट E2. ये स्केलर कंपोनेंट्स, ये अपने फॉर्मूलाज बिल्कुल याद रखने हैं कि व्हाट आर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ V अलोंग E1 एंड E2 एंड व्हाट आर द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ V along E1 and E2. तो the scalar components of V along E1 and E2, V dot E1 and V dot E2. इन दोनों को आपस में डॉट प्रोडक्ट लेना. तो डॉट प्रोडक्ट देखिए आपको हम लेक्चर 2 में भी हमने डिस्कस किया था, लेक्चर 1 में भी डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखा था कि डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं. V और E1 के दरमियान आपने डॉट प्रोडक्ट लेना. तो द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ V विद बी मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कंपोनेंट. तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर अंडर रूट 2 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर अंडर रूट 2 के साथ. सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 3 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 वुड बी योर आंसर. नाउ V डॉट E2, अब V का डॉट प्रोडक्ट लेना है E2 के साथ, तो -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा, +2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम वुड बी अंडर रूट 2, तो 3 - 2 वुड बी 1. ठीक है, सो द वेक्टर कंपोनेंट्स आर, वेक्टर कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, V डॉट E1 के साथ E1 मल्टीप्लाई हो रहा है और V डॉट E2 के साथ E2 मल्टीप्लाई हो रहा है. और V डॉट E1 हमने सॉल्व कर लिया, उसकी वैल्यू 5 ओवर अंडर रूट 2 आ गई है. अब देखें, बिकॉज दीज आर द वेक्टर कंपोनेंट्स, तो ये आपके पास इस तरह जो आंसर आएगा वो वेक्टर आएगा. इसको आपने E1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा. इसी तरह V डॉट E2 आपके पास 1 ओवर अंडर रूट 2 आ रहा है, इसको E2 के साथ करेंगे तो ये -1 ओवर अंडर रूट 2 और ये 1 ओवर अंडर रूट 2, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू -1 ओवर अंडर रूट 2 और 1 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा आपके पास. ठीक है, ये दीज आर द वेक्टर कंपोनेंट्स. तो वेक्टर कंपोनेंट्स में क्या है, वेक्टर कंपोनेंट्स में हमारे पास आंसर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आएगा, और जो आपके पास स्केलर्स हैं उनमें आंसर आपके पास इन द फॉर्म ऑफ स्केलर आएगा. ठीक है, द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ V, इसमें आंसर आपके पास देखें 5 ओवर अंडर रूट 2 और 1 ओवर अंडर रूट 2. ये आपके पास आंसर जो आया है ये एक स्केलर की फॉर्म में आया, और वेक्टर कंपोनेंट्स में जो है वो आंसर आपके पास एक वेक्टर की फॉर्म में आया. ठीक है, द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ V अलोंग E1 एंड E2 आर V डॉट E1 V डॉट E2 एंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ V along E1 and E2 are V dot E1 E1 and V dot E2 E2. ठीक है, स्केलर कंपोनेंट्स और वेक्टर कंपोनेंट्स. नाउ
Coming to the next slide, what are the orthogonal projections? Orthogonal projections, the vector components of V along E1 and E2 are also called the orthogonal projections of V on E1 and E2 and are commonly denoted by projection of V on E1. देखिए जो हमने पिछली स्लाइड में किया ना वेक्टर कंपोनेंट्स, जो वेक्टर कंपोनेंट्स है v के अलोंग e1 एंड e2, उनको हम जो है वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस ऑफ v ऑन e1 e2 कहते हैं. अब देखें ये जो आपके पास v डॉट e1 इसको हम कह रहे थे दीज आर द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ v अलोंग e1. ठीक है, तो इसको हमने किस तरह लिख लिया, प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन e1, और वेक्टर कंपोनेंट ऑफ v अलोंग E2 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, v डॉट E2 इसको हम क्या कह देंगे, प्रोजेक्शन ऑफ v, प्रोजेक्शन ऑफ v on E2. In general, if E is a unit vector, then when we define the orthogonal projection of V on E to be, अब देखें अगर जर्नल हम E1 और E2 को E से रिप्रेजेंट कर दें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ V on E इक्वल्स टू V डॉट E. अब ये देखिए यहाँ पे तो E हमारे पास यूनिट वेक्टर है. अब मैं अगर कोई और आर्बिट्री नॉन जीरो वेक्टर B ले लेती हूँ तो फिर इसको फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन एन आर्बिट्री नॉन जीरो वेक्टर V कैन बी ऑब्टेन बाय नॉर्मलाइजिंग B एंड देन अप्लाइंग फॉर्मूला 11. दिस इज बेसिकली योर फॉर्मूला 11. ये जो आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन E है दैट इज इक्वल टू V डॉट E. अब देखें प्रोजेक्शन ऑफ V, B E की जगह मैंने B लिख दिया, प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन एनी आर्बिट्री नॉन जीरो वेक्टर B इक्वल्स टू V डॉट, अब देखें यहाँ E तो यूनिट वेक्टर था क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड या नॉर्म जो है वो हमारे पास 1 था, इस वजह से हम लोगों ने वहां लिखा नहीं हुआ था. लेकिन यहाँ पे B हमें अभी नहीं पता कि ये यूनिट है कि नहीं. इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए B डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ B, और फिर इसी तरह E की जगह हम लिख लेंगे B डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ B. तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन B दैट इज इक्वल्स टू, व्हिच कैन बी रीरिटन एज प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन B इक्वल्स टू V डॉट B डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ B स्क्वायर और इनटू B आ जाएगा. ठीक, और अगर यहाँ पे फिगर में आप देखें तो दिस वाज योर वेक्टर V. ठीक है, और ये अगर दिस वाज योर वेक्टर V और हम लोग देख रहे थे कि ये इस डायरेक्शन में आपके पास E1 था. अब हम लोगों ने जो कोई भी आर्बिट्री नॉन जीरो वेक्टर है उसको हमने B से रिप्रेजेंट कर दिया, तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन B, और ये जो हो जाएगा ये आपके पास V माइनस प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन B आ जाएगा. ठीक है, अब ये बेसिकली आया कैसे है, जैसे ये आपके पास V इक्वल्स टू W1 प्लस W2 होता है आपके पास, तो W2 की वैल्यू ये हमने लिखी हुई है V इक्वल्स टू W1 प्लस W2. तो W2 जो है वो बेसिकली आ रहा है V माइनस प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन B. ठीक है, अच्छा ये तो फॉर्मूलाज हो गए हमारे पास. ये दो फिगर्स बताई हुई हैं जिसमें अगर एक्यूट एंगल बिटवीन V एंड B बनेगा तो हमारे पास फिगर इस टाइप की होगी, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन V एंड B बनेगा तो हम फिर ये ऑब्ट्यूस और ये हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल के अकॉर्डिंग फिगर आ जाएगी. अब देखें ये जो V माइनस प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन B है इसको हम कह सकते हैं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ V orthogonal to B. V minus projection of V on B, this vector component of V orthogonal to B, we can call it like this, the vector component of V orthogonal to B. अब हम इसे आगे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हमने ये अभी जितने भी ये फॉर्मूलाज देखे हैं ये सारे फॉर्मूलाज उसमें हमारे पास डिस्कस हो जाएंगे. देखें इस एग्जांपल में देखें, फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन B. दिस इज अ B. ठीक है, दिस इज एनी आर्बिट्री नॉन जीरो वेक्टर एंड देन वी फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ V ऑर्थोगोनल टू B. ठीक है, पहले तो हमने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन B निकालना है. अब देखें ये जो है
द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन B। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन B का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, V डॉट बी डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ B स्क्वायर इनटू B। अब देखिए इसी वजह से V डॉट B हमने पहले ही ले लिया, V का B के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा, I प्लस जे प्लस के डॉट 2I प्लस 2j। फर्स्ट कंपोनेंट वुड बी मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कंपोनेंट, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और बिकॉज k इज नॉट प्रेजेंट हेयर तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और नॉर्म ऑफ B स्क्वायर जो है वो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर या 4 प्लस 4 आपके पास 8 आ जाएगा। Thus the orthogonal projections of V on B is, we just have to replace our values in our formula। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ V on B हमारे पास क्या था, V डॉट B डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ B स्क्वायर इनटू B। तो V डॉट बी हमारे पास क्या आया है 4, और नॉर्म ऑफ B स्क्वायर 8 आया है, और इसको वेक्टर B के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 2I प्लस 2j। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल बी गेटिंग I प्लस j एज आवर आंसर, ठीक है। एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ V ऑर्थोगोनल टू B इज, ये जो लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ V ऑर्थोगोनल टू B इज V माइनस प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन B, ठीक है। तो हमने क्या करना है, V को लिख लेना है वेक्टर V माइनस, और ऊपर जो प्रोजेक्शन ऑफ V आएगा हमने वो फाइंड आउट कर लेना है। तो I वुड बी कैंसल्ड विद I एंड J वुड बी कैंसल्ड विद J, तो रिजल्ट आपका जो है वो K आ जाएगा, ठीक है। इन दिस वे वी कैन फाइंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन B, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ V ऑर्थोगोनल टू B अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। Now in the next example we will be discussing about work done, ठीक है। वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें देखें, अ वैगन इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय एक्सर्टिंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 पाउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग द वैगन 50 फीट्स। अब देखें यहाँ पे आपको जो भी चीजें गिवन है वेक्टर की फॉर्म में नहीं गिवन है, ठीक है, ये आपको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में गिवन है। तो आपके पास जो फोर्स गिवन है, पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय एक्सर्टिंग अ कांस्टेंट फोर्स, तो दिस इज नॉट अ वेक्टर, वेक्टर की फॉर्म में हम इसको नहीं लिखेंगे। देखिए सोल्यूशन ऑफ ए देखिए विद फोर्स, ये इसका मैग्नीट्यूड, इसके नॉर्म की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इक्वल्स टू 10, थीटा इक्वल्स टू 50, और इसी तरह पी क्यू जो आपको ये पी क्यू गिवन है, आपको जो डिस्टेंस गिवन है वो है 50। इट फॉलोज दैट द वर्क डन इज W इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ कॉस थीटा इंटू पी क्यू आ जाएगा आपके पास। तो वैल्यूज आप रिप्लेस करेंगे 10 1/2 कॉस थीटा आ जाएगा, और पी क्यू की वैल्यू 50। तो दिस इज योर वर्क डन। अब देखिए अगर आपको वैल्यूज जो है वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में गिवन है, तो फिर आपने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वर्क डन निकालना है, ठीक है। एफ को मल्टीप्लाई करना है कॉस थीटा के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपने पी क्यू के साथ, जो नॉर्म ऑफ पी क्यू है आपके पास, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट बी पार्ट में देखें, अगर आपको फोर्स और जो डिस्टेंस गिवन है वो वेक्टर की फॉर्म में गिवन है। अ फोर्स F equals to 3I minus j plus 2k is applied to a point that moves on the line from this point to this point if the distance is measured in feet, how much work is done। तो उसमें फिर आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, W equals to F dot PQ, ठीक है। PQ जो है वो आप कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। 2 पॉइंट्स अगर गिवन हो तो हम वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, 3 माइनस माइनस 1I मीन्स के इसके फर्स्ट कंपोनेंट में से इसके फर्स्ट कंपोनेंट को माइनस करना है। 3 माइनस माइनस 1I प्लस 0 माइनस 1j प्लस माइनस 2 k। तो ये जो वेक्टर आपके पास बन जाएगा, ये डिस्टेंस इन द वेक्टर फॉर्म बन जाएगा, ये आपके पास 4I माइनस j माइनस 4k बन जाएगा। तो द वर्क डन इज W इक्वल्स टू, इनका दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेना, F डॉट पी क्यू, F 3I माइनस j प्लस 2k एंड PQ इज 4I माइनस j प्लस 4k। तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कंपोनेंट वुड बी मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कंपोनेंट, 4 3 12 प्लस
-1 मल्टीप्लाई बाय -1 + 1 एंड -4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 8 आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 वुड बी आर वर्क डन। अब देखें वर्क डन इज बेसिकली वर्क डन को हम डॉट प्रोडक्ट की उसमें शो करते हैं। दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट कि हम डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। W = F डॉट PQ, ठीक है। और अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना चाहें तो आप लोग डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, सेकेंड क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ F, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ और cos थीटा। तो ये देखें जब आपको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में गिवन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ F, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, cos थीटा, और वी कैन से दैट नॉर्म ऑफ F, नॉर्म ऑफ PQ एंड cos थीटा, ठीक है। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं तो आपके पास cos थीटा आता है। F मैग्नीट्यूड ऑफ F, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ एंड cos थीटा। और अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आपको चीजें गिवन होंगी तो आपने ये A पार्ट वाला फॉर्मूला यूज करना, और अगर वेक्टर फॉर्म में आपको चीजें गिवन होंगी तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना। नाउ व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट? आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? पहले हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखा था, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है इन 3 स्पेस, if u equals to u1 u2 u3 and v equals to v1 v2 v3 are the vectors in 3 space, then the cross product u cross v is, cross product को हम कैसे लिखते हैं? I j k u1 u2 u3 v1 v2 v3, हम इसको इस तरह डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? u क्रॉस v इक्वल्स टू I u2 u3 v2 v3 माइनस j u1 u3 v1 v3 प्लस k u1 u2 v1 v2। अब देखें जब i के कंपोनेंट i के साथ आपने लिखना है तो i की ये वाली, ये आपके पास ये कॉलम भी स्किप हो जाएगा और ये रो भी स्किप हो जाएगी, तो ये आपके पास u2 u3 v2 v3 आ जाएंगे। अब अगर आपने j लिखना है माइनस j, ये वाला कॉलम और ये वाली रो आपने बीच में से स्किप कर देनी है। और जब k के लिए लिखेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो आपने बीच में से स्किप कर देनी है। तो इन दिस वे वी कैन राइट u क्रॉस v इन दिस फॉर्म। और अगर हम देखें तो u क्रॉस v इज बेसिकली, आपके पास u क्रॉस v जो होता है वो u पे भी परपेंडिकुलर होता है और v पे भी परपेंडिकुलर होता है। अगर u क्रॉस v इज बेसिकली ऑर्थोगोनल टू u एंड u क्रॉस v इज बेसिकली ऑर्थोगोनल टू v। अगर आप u क्रॉस v, u एक वेक्टर लेते हैं u और एक वेक्टर लेते हैं v, तो u क्रॉस v जो है वो u के साथ भी 90 का एंगल बनाएगा, u क्रॉस v इज ऑर्थोगोनल टू u, और u क्रॉस v जो है वो v के साथ भी 90 का एंगल बनाएगा। u क्रॉस v u के साथ भी 90 का एंगल बनाएगा और u क्रॉस v v के साथ भी 90 का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब जैसे ये मैं भी आपको बता रही थी कि u क्रॉस v इज ऑर्थोगोनल टू u एंड u क्रॉस v इज ऑर्थोगोनल टू v। अब इसमें देखें कि अगर u क्रॉस v इज ऑर्थोगोनल टू u, तो इसका मतलब है कि u और u क्रॉस v का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। अब आप कहते हैं ना कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स a एंड b और वो दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं तो वी कैन से दैट a डॉट b इक्वल्स टू 0, या अगर परपेंडिकुलर हैं तो वी कैन से दैट उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। तो इसी तरह ये आपके पास अगर u क्रॉस v इज ऑर्थोगोनल टू u, तो इसका मतलब है u डॉट u क्रॉस v जो है वो 0 होना चाहिए। और इसी तरह अगर आप कहते हैं u क्रॉस v इज ऑर्थोगोनल टू v, तो v डॉट u क्रॉस v जो है वो 0 होना चाहिए। अब यूनिट वेक्टर्स आर रिलेटेड एज, अब ये आपको पता है रिलेशन i क्रॉस j इज इक्वल्स टू k, j क्रॉस k इक्वल्स टू i, k क्रॉस i इक्वल्स टू j। अगर हम j क्रॉस i कर देंगे तो वो माइनस k हो जाएगा, k क्रॉस j कर देंगे तो वो माइनस i हो जाएगा, i क्रॉस k कर देंगे तो वो माइनस j हो जाएगा, ठीक है। लेट u एंड v बी द नॉन जीरो वेक्टर्स इन 3 स्पेस एंड लेट थीटा बी द एंगल। अब देखिए द एरिया A of the parallelogram that has u and v as the adjacent sides। अब देखें अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है and we want to find the area of that parallelogram, और u and v जो है वो
उसकी एडजेसेंट साइड्स हैं, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हम कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेसिकली इक्वल्स टू यू क्रॉस वी आपने निकालना है, दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेना निकालना और उसका नॉर्म लेना है या उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो वो आपके पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ जाएगा दैट हैज यू एंड वी एज एडजेसेंट साइड्स। अब ये ध्यान रखना है कि यू और वी जो है वो उसकी एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए। U cross V equals to 0 if and only if U and V are parallel vectors, that is if and only if they are scalar multiple of one and other। ठीक है, अगर आपका U cross V 0 है, U cross V is 0 if and only if U and V are parallel vectors। तो अगर U cross V 0 है तो it means that U and V are parallel vectors। अगर U and V parallel vectors हैं तो U cross V जो होगा वो 0 हो जाएगा। और parallel vectors के लिए हम क्या यूज करते हैं? are parallel vectors that is if and only if they are the scalar multiple of one and other। अगर U और V जो हैं वो आपके पास parallel vectors हैं तो ये एक if and only if they are the scalar multiples of one and other, तो ये एक दूसरे के scalar multiples होंगे। If U equals to U1, U2, U3, V equals to V1, V2, V3 and W equals to W1, W2, W3 are vectors in 3 space, then U dot V cross W can be obtained। U dot V cross W को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये डिटर्मिनेंट U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3, जब हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास U डॉट V क्रॉस W आ जाएगा। और अगर हम इसको इस चीज़ का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो दैट इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिप्ड। द वॉल्यूम V ऑफ द पैरेललोपिप्ड दैट हैज U, V एंड W एज एडजेसेंट साइड्स, adjacent edges is V equals to U dot V cross W। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो दिस इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड। जैसे हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो था वो हमारे पास क्या था? अगर आपके पास U और V जो हैं वो एडजेसेंट साइड्स हैं तो आपने U क्रॉस V करना और उसका नॉर्म लेना है, तो दैट वुड बी गिविंग यू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब अगर आपके पास इफ यू वांट टू फाइंड द वॉल्यूम V ऑफ पैरेललोपिप्ड, ठीक है, U V W जो है उसके अगर एडजेसेंट एजेस हैं तो आपने अगर किसी भी पैरेललोपिप्ड का फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? U डॉट V क्रॉस W लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, दैट वुड बी बेसिकली गिविंग यू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिप्ड। U डॉट V cross W is equals to 0 if and only if U, V and W lies in the same plane। अभी अगर आपके पास ये 0 आ गया तो इसका मतलब है कि U, V और W जो हैं वो आपके पास सेम प्लेन में लाई करेंगे। अच्छा, दिस इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया नहीं फाइंड आउट करना। एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द पॉइंट P1 2, 2, 0, P2 -1, 0, 2 and P3 0, 4, 3। आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करना। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज बेसिकली हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। द एरिया कैपिटल A ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिटर्मिन्ड बाय। अब देखिए, पहले तो आपने यहाँ से वेक्टर्स बनाने, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स चाहिए, वेक्टर्स अलोंग दैट साइड। तो वेक्टर आप कैसे बनाएंगे? अगर पॉइंट्स गिवन हो तो P1 P2 एंड P1 P3, ठीक है, ये आपने दो वेक्टर्स बना लेने। बट P1 P2 आपके पास कैसे बनेगा? P1 P2 आपके पास आ जाएगा -3, -2 और 2 आ जाएगा। और इसी तरह P1 P3 आपके पास आ जाएगा -2, 2 एंड 3। ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? P1 P2 के लिए आपने P1 P2 लेना है, -1 -2 दिस वुड बी -3, 0 -2 वुड बी -2 और ये 2 आ जाएगा। इसी तरह P1 P3 निकाल लेना है और यू हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब देखें, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाला हुआ है, जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था ना U क्रॉस V के लिए। U क्रॉस V के लिए आप क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, उसमें IJK और उसके साथ फर्स्ट रो में आपके पास -3, -2 और 2 आ जाएगा और उससे अगली रो में -2, 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो आपके पास ये क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ये जैसे u क्रॉस v हमने निकाला था ये आ जाएगा। और इसको अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है वो u क्रॉस v मैग्नीट्यूड और नॉर्म ऑफ u क्रॉस v होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो हाफ ऑफ नॉर्म ऑफ यू क्रॉस वी हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों वेक्टर्स का जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आया है उसका आपने मैग्नीट्यूड ले लेना और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो आपको दिस वुड बी गिविंग यू द एरिया ऑफ द triangle, ठीक है। For finding the area of the triangle, area of triangle is basically half the area of the parallelogram। अब आपने देखना है कि how you can find the area of the parallelogram। अब parallelogram का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। parallelogram का एरिया निकालने के लिए हमने देखा था कि the area of parallelogram is A equals to u cross v का आप लोगों ने नॉर्म लेना है। u is first vector and v is other vector, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग वेक्टर्स हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे u और v तो गिवन नहीं है, आपको पॉइंट्स गिवन है। तो इन पॉइंट्स से आपने दो वेक्टर्स खुद बना लेने, एक p1 p2 से बना लेना, एक p1 p3 से बना लेना। एक वेक्टर ये बन जाएगा, एक वेक्टर ये बन गया। लेट्स सपोज कि ये u है ये v है, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ये डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है। यू हैव टू सॉल्व दिस वन। आप i j k फर्स्ट रो में ये लिखेंगे, सेकेंड में ये लिखेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसका फिर मैग्नीट्यूड लेना है, नॉर्म लेना है और इसको 2 से डिवाइड करना है। तो यू विल बी गेटिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, दिस इज अगेन अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। फाइंड अ वेक्टर दैट इज ऑर्थोगोनल टू बोथ u एंड v। अब देखें मैंने आपको बताया है कि u cross v is orthogonal to u and u cross v is orthogonal to v। u cross v u पे भी orthogonal होता है और u cross v v पे भी ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है कि द वेक्टर u क्रॉस v विल बी ऑर्थोगोनल टू बोथ u एंड v। वी कंप्यूट, आपने बेसिकली क्या करना है, u क्रॉस v निकालना है। दिस इज बेसिकली द वेक्टर दैट इज ऑर्थोगोनल टू बोथ u एंड v। अब यू कैन चेक इट, आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये u क्रॉस v आया, इसका डॉट प्रोडक्ट लें आप u के साथ, तो योर आंसर मस्ट बी 0। इसी तरह आप u क्रॉस v का डॉट प्रोडक्ट लें v के साथ, तो आपका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट तो आप लोगों को लेना आता है ना, आप ले सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड अ वेक्टर दैट इज ऑर्थोगोनल टू बोथ वेक्टर्स u एंड v, तो u क्रॉस v एक ऐसा वेक्टर होता है जो u पे भी ऑर्थोगोनल होता है और u v पे भी ऑर्थोगोनल होता है। तो यू जस्ट हैव टू फाइंड u क्रॉस v। आपने u क्रॉस v निकालना है, ये मैंने आपको मेथड बता दिया है कि यू हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। और ये जो भी आपका आंसर आएगा आप यू कैन चेक, आप u क्रॉस v का डॉट प्रोडक्ट v के साथ लेंगे तो भी आंसर 0 आना चाहिए और u के साथ लेंगे तो भी आपका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। These are some questions from exercises, ठीक है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने you have to attempt these questions, ठीक है। इसमें ये कुछ आपके पास जैसे यहाँ पे u क्रॉस v निकालना है और जो चीज़ें हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखी हैं उसी से रिलेटेड आप लोगों ने ये क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज में से अटेम्प्ट करने हैं और इनको सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।